हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। थीम बेस्ड डिस्कशंस हम लोग आजकल कर रहे हैं। थीम के बेस पर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में हमने कुछ थीम्स मॉडर्न इंडिया पे किए, एक हमने एंशिएंट इंडिया पे किया। आज इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स पे ही एक थीम करते हैं, जो कुछ एंशिएंट कुछ मेडिवल से संबंधित टॉपिक्स हैं उस पे करते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमी और कॉमर्स और ट्रेड, और कुछ कल्चर से संबंधित भी हुआ करेंगे। ट्रैवलर्स वगैरह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो इस पूरे थीम से वो टॉपिक जो है हमारा अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। तो पहला प्रश्न है आज का, वी डू नॉट हैव मेनी कॉइन्स इशूड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा जारी बहुत सारे सिक्के नहीं मिलते। द फ्यूडल प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग एंड पेइंग ऑफिसर्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड बिकेम अ रेगुलर फीचर अंडर हर्षवर्धन। रोमन एम्पायर से व्यापार खत्म हो गया था। हूणों ने गुप्ता एम्पायर को भी तहस नहस किया, रोमन एम्पायर को भी तहस नहस किया, जिससे व्यापार हमारा कम हो गया है, जिसकी वजह से सोना चांदी का जो आगमन भारत में होता था वो काफी कम है, और वो हर्षवर्धन के समय सिक्कों का ना होना रिफ्लेक्ट करता है। अब जो ऑफिशियल टर्म मेंटेन करना है, ऐसे में सिक्कों में पेमेंट या सैलरी ना दे पाने का तरीके को रिप्लेस करते हैं लैंड ग्रांट से। तो लैंड ग्रांट्स ऑफिसर्स को दी जाती थी, वही उनकी सैलरी या पेमेंट सिस्टम हुआ करता था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है पोस्ट गुप्ता पीरियड के कंटेक्स्ट में, जहां सब कुछ इससे डिसाइड हुआ था कि जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है, और ऐसे में बड़े साम्राज्य भी नहीं बन पा रहे थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट एंड टू एक्सप्लेन्स वन, बोथ आर करेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स एज यूज्ड इन लिटरेचर। अब ये कुछ टर्म्स हैं लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं, उनका कंटेक्स्ट क्या है। ये टर्म्स यूज्ड हैं और ये इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये दो कॉलम है, ऐसे समझ लीजिए। यव ट्रेड, यवन परफॉर्मिंग आर्ट, यवनिका पीपुल, यवन प्रिय क्रॉप। अब इनको मैच करना है। तो यव हमको पता है वैदिक काल में यव बार्ले को कहते थे, तो ये क्रॉप हो जाती है, वन का डी हो जाएगा। यवन वो लोग थे जो फॉरनर्स को संगम साहित्य में यवन बोला गया है, जितने लोग यूरोप से आते थे, तो यवन का मतलब है पीपुल। यवनिका जो कर्टेन होता है, जो जो थिएटर वगैरह में कर्टेन होता है, उसे यवनिका कहते हैं। तो यवनिका परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाता है, तो यवनिका इज परफॉर्मिंग आर्ट। यवन प्रिय, ब्लैक पेपर को यवन प्रिय कहते हैं, तो ये व्यापार के संबंध में इस्तेमाल होता था यवन प्रिय, तो 4 का ए हो जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो ए इज द आंसर। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। तो ये 4 टर्म्स हैं, एक सी हैं, एंशिएंट इंडिया में जगह जगह इस्तेमाल हुई हैं, उसका एक क्वेश्चन हमने फ्रेम कर दिया। तो आंसर इज ए। Third question number, next question. Al-Bruni, a foreign traveler to India during early medieval age, condemned the learned people of India for their insular attitude. अल-ब्रूनी लिखता है कि भारत के लोग अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, दुनिया के और लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो दुनिया से कटे हुए हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, उनका एटीट्यूड इंस्यूलर है, वो कंडेम करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो कहता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, उसकी वजह वो बताता है कि वो अपनी नॉलेज को सुप्रीम समझते हैं, वो नहीं समझते कि जैसी नॉलेज उनके पास है दुनिया में किसी और के पास है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लर्नड इंडियंस अकॉर्डिंग टू हिम वर इंफीरियर इन नॉलेज ऑफ साइंस एंड केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है ये तो बहुत वाइज लोग हैं, यहाँ के ज्यादा जानते हैं, इनकी फिलॉसफी, इनकी साइंस की नॉलेज दुनिया से काफी अच्छी है, तो ये दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो दुनिया को भी फायदा होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है। ए इज द आंसर। A Pal ruler Dharampal revived Nalanda University and endowed the revenues of 200 villages for meeting its expenses. पाल अर्ली मेडिवल एज के बंगाल के शासक हैं धर्मपाल। धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो गुप्ताओं के समय बनी थी, कुमारगुप्त के समय बनी थी, उसको रिवाइव करता है, और 200 गांव का जो रेवेन्यू है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अपकीप के लिए दे भी देता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पाला रूलर्स मैनी तिब्बतन मॉन्क्स यूज्ड टू विजिट नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी, तो ये बात सही है। उसके समय में, पालाओं के समय में, बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स वगैरह नालंदा विक्रमशिला विजिट किया करते थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। बंगाल के शासक मेडिवल इंडिया के पाल शासक कहलाते थे,
इनका फाउंडर गोपाल था, बट पहला बड़ा शासक धर्मपाल था। The economy of Delhi Sultanate was based on large scale development of handicrafts and agriculture produce. बिल्कुल सही है। उस समय हैंडीक्राफ्ट वर्क बहुत बड़े स्तर पे डेवलप हुए थे और एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा मिला था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पेपर मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान, बिल्कुल सही है। दिल्ली सुल्तानों के समय ही भारत में पेपर मेकिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। चाइना में काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत में प्रॉपर साक्ष्य हमको मेडिवल एज सुल्तानों के समय ही दिखाई पड़ते हैं, तो ये सी इसका आंसर है, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी चार्ज लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ही चार्ज लैंड रेवेन्यू एट हायर रेट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बिग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड मेजरमेंट के बेस पे ही लैंड रेवेन्यू चार्ज किया है और वो 50% ऑफ प्रोड्यूस चार्ज किया करता था थ्रू आउट हिज एम्पायर। क्योंकि वो बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करता था, उसके खर्चों के लिए उसे ज्यादा रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए था, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक बहुत बड़ी एम्पायर पे वो रूल कर रहा था, एक बड़ी आर्मी भी मेंटेन करता था, पहली बार एक बड़ी आर्मी उसने बनाई है, तो उसके लिए उसे लैंड रेवेन्यू स्ट्रेट अवे 50% ऑफ द प्रोड्यूस वो चार्ज किया करता था और लैंड मेजरमेंट के बाद ही वो रेवेन्यू एसेस किया जाता था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिल्ली सल्तनत। करेंसी रिफॉर्म्स, सल्तनत के समय के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। करेंसी रिफॉर्म्स फॉर अंडरटेकिंग, बिल्कुल सही है। वेरियस संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, बहुत सारी संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या और किताबें हो, उनका संस्कृत में ट्रांसलेशन होता है। खासतौर से फिरोज तुगलक के समय ये बड़े स्तर पे हुआ है। मेडिसिन की बहुत सारी किताबों का फारसी में अनुवाद होता है इन द टाइम ऑफ फिरोज तुगलक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। रूलर्स दिल्ली सुल्तान थे, वो चूंकि इस्लाम प्रैक्टिस करते थे तो उन्होंने म्यूजिक को बिल्कुल बंद कर दिया था, ये गलत है। ये औरंगजेब के समय थोड़ा बहुत देखा जाता है, बड़े स्तर पे वहां भी नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली सुल्तानों ने ऐसी कोई भी पाबंदियां नहीं लगाई थी और सुल्तानों के समय जो म्यूजिक पे बहुत काम हुआ है, अमीर खुसरो ने खास तौर से बहुत बड़े स्तर पर डेवलपमेंट किया म्यूजिक में। ऐसा ही जौनपुर भी म्यूजिक के लिए काफी जाना जाता है। सिकंदर लोदी भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था, तो ये दोनों ही तीनों ही, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एग्रीकल्चर सफर ड्यू टू निग्लेक्ट ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन पे काफी काम हुआ है, पर्शियन व्हील इस्तेमाल होता है, रैट इस्तेमाल होता है, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन को निग्लेक्ट किया था ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा सही। दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी के बारे में या कल्चर के बारे में पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों सही नहीं है। Consider the following statement. There was emergence of many urban centers during Delhi Sultanate period. बिल्कुल सही है, बहुत सारे अर्बन सेंटर बने हैं। जब भी व्यापार होगा, सामान का आदान प्रदान होगा, सामान का यहाँ से वहाँ आना जाना होगा, जिसका मूवमेंट होगा, तो ऑब्वियसली अर्बन सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। व्यापार से शहरों का विकास हमेशा जुड़ा रहता है और व्यापार बड़े स्तर पर डेवलप हुआ था इन द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये बिल्कुल सही है। अर्बन सेंटर्स डेवलप्ड ड्यू टू फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, बिल्कुल सही है। अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट होता ही व्यापार की वजह से है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जहां तक अर्बन डेवलपमेंट की बात सल्तनत के पीरियड में होती है। मोहम्मद तुगलक के बारे में, करेंसी रिफॉर्म्स के बारे में, मेजर्स के बारे में क्वेश्चन। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक अकॉर्डेड ब्रॉन्ज कॉपर कॉइन्स द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ सिल्वर कॉइन, उसने करेंसी रिफॉर्म्स किए हैं और सिल्वर के सिक्कों को उसने वही कॉपर या ब्रॉन्ज के सिक्कों को वही वैल्यू दे दी है जो सिल्वर की होती है, मतलब टोकन करेंसी सिस्टम जारी किया है, बिल्कुल सही है। एक सिल्वर में 50 या 48 कॉपर आया करते थे, तो उसने चूंकि सिल्वर की पैदावार प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसने जो छोटे कॉपर के सिक्के हैं उन्हें सिल्वर की वैल्यू अकॉर्ड कर दी है। जितनी मॉडर्न करेंसीज होती हैं वो टोकन करेंसी ही होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऐसा उसने इसलिए किया कि व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहता था, ये गलत है, क्योंकि सिल्वर की कमी पूरे विश्व में इस समय चल रही है। ऐसे में उसने कॉपर के सिक्कों को ही सिल्वर के सिक्के की वैल्यू दे दी है। मतलब अगर एक सिल्वर में 50 कॉपर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कॉपर की कीमत 50 गुना बढ़ा दी गई है, जो उसका करेंसी रिफॉर्म्स या टोकन करेंसी सिस्टम कहलाता था, जिसमें वो फेल हो गया था ड्यूप्लीकेसी ऑफ कॉइन्स की वजह से। तो दूसरा इसका कारण ये गलत है, सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट। बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ सिल्वर थ्रू आउट द वर्ल्ड ही अंडरटुक दिस पर्टिकुलर पॉलिसी।
In the context of period of Delhi Sultanate, consider the following pairs: terms related to and meaning. ये दो कॉलम है, ऐसे समझ लीजिए। अब इनको मैच करना है, इनको कौन सा पेयर सही है। चहलगनी अफगान नोबिलिटी है, इक्ता टेरिटोरियल यूनिट है, रहट कॉटन वीविंग डिवाइस है। इनमें से कौन से पेयर करेक्ट हैं? पहला टर्म चहलगनी, चहलगनी अफगान नोबिलिटी नहीं है, तुर्क नोबिलिटी है। ये टर्किश नोबिलिटी होते हैं, जो टर्किश नोबल्स होते थे उन्हें चहलगनी कहते थे। तो पहला गलत मैचिंग है। इक्ता एक टेरिटोरियल यूनिट है, वो जीते हुए एरियाज को दिल्ली सुल्तान इक्ताओं में बांट दिया करते थे, अख्ता भी कहते हैं, और वहां से रेवेन्यू आता था। तो इक्ता वॉज ए टेरिटोरियल यूनिट, 2 सही है। रहट एक कॉटन वीविंग डिवाइस नहीं है, इरिगेशन डिवाइस है। ये इरिगेशन डिवाइस होती है, कॉटन वीविंग डिवाइस नहीं होती है। तो इस तीनों में से देखा जाए तो सेकंड इज मैच्ड करेक्टली, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट मैच्ड करेक्टली, हेंस बी इज द आंसर। तो ये हमने मेडिवल और एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस, कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन, लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस किए हैं। इसी तरीके से थीम्स से हम काफी टॉपिक कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।